एक 2 बच्चों की मां घर के अंदर खाना बना रही होती है। कुछ देर के बाद अपने बच्चों को खाना खिलाकर जैसे ही कुछ काम के लिए वो घर से बाहर निकलती है, उसके 2 बच्चे, एक 6 साल की लड़की होती है, दूसरा 3 साल का लड़का होता है, वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही माँ शाम को वापस अपने घर आती है, घर आकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे यहाँ पर नहीं हैं। उसके पैरों तले मानो ज़मीन ही खिसक गई, उसका तो सारा कुछ लुट चुका होता है। दोस्तों, वो रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, बहुत सारे यत्न करती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है, लेकिन कहीं से भी उन बच्चों का कोई खुलासा नहीं हो पाता। 14 साल बाद जब उसकी लड़की की बात उससे फ़ोन पर होती है तो दोस्तों, माँ की कैसी हालत रही होगी, क्योंकि 14 साल तक वो बच्ची उस माँ से अलग हो गई जब वो 6 साल की थी और आज वो 20 साल की होती है। दोस्तों, उसके बाद जब इनको मिलाया जाता है तो वहाँ का जो दृश्य होता है बहुत ही भावपूर्ण होता है और इन 14 सालों में इनके जीवन में कितनी सारी कठिनाइयाँ आई। अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है आगरा और इसी का एक थाना है जगदीशपुर थाना। ये जगदीशपुर थाने की हकीकत की घटना है। ये मामला 16 जून 2010 का होता है। यहाँ पर नीतू अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती है। बेटी का नाम राखी होता है जिसकी उम्र 6 साल होती है, बेटा बबलू उम्र 3 साल और इसके पति का नाम संतोष होता है। दोस्तों, जो नीतू होती है वो अपने लंच के लिए घर पर आती है और घर आने से पहले देखती है कि उसका बेटा रो रहा है और जो उसकी बेटी है वो बच्चों के साथ खेल रही होती है। इधर दोनों बच्चों को पकड़कर अपने घर लेकर आती है और घर आने के बाद जो बेटी राखी होती है उसके साथ में मार पिटाई करती है, उसे धमकाती है और यहाँ पर वो सब्जी रोटी बनाकर इन्हें खिलाती भी है। लेकिन यहाँ पर जो राखी होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है, खाना भी नहीं खाती और जो माँ होती है अपने काम पर वापस चली जाती है। जैसे ही नीतू यहाँ से निकलती है, इसके पीछे ये दोनों बच्चे भी निकल लेते हैं। जो राखी होती है अपने छोटे भाई बबलू का हाथ पकड़कर घर से निकल जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे काफ़ी दूर तक तो ये पैदल चलते हैं। पैदल चलने के बाद ये एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वहां से एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। नहीं पता होता कि कौन सी ट्रेन कहां जाएगी और वो ट्रेन मेरठ जाकर रुक जाती है। जब मेरठ स्टेशन पर ये उतर जाते हैं, वहाँ उतरने के बाद ये दोनों रोने लगते हैं। जो लड़का होता है वो अपनी मम्मी को याद कर कर के रो रहा होता है, लड़की होती है वो भी रो रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो अपने भाई को शांत भी करती दिखाई देती है। यहाँ पर एक भला इंसान आता है और भला इंसान आकर इन दोनों को खाना खिला देता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस इनकी जांच पड़ताल में भी लगती है, इधर उधर इनके फ़ोटो खींचकर भी भेजे जाते हैं, लेकिन कहीं से भी इनका पता नहीं चलता। उसके बाद पुलिस इन दोनों बच्चों को अपने साथ लेती है और मेरठ के जो अनाथ आश्रम होता है उसमें जाकर इनको छोड़ देती है। वहीं पर ये दोनों बच्चे रहने लगते हैं, एक दूसरे के साथ ये रहते, लेकिन यहाँ पर वो अपनी मम्मी, अपने पापा को याद कर करके रोते रहते हैं। दोस्तों, लगभग 2 साल का समय इनको यहीं पर बीत जाता है। ना तो इनसे मिलने के लिए कोई यहाँ पर आता और ना ही ये किसी के बारे में कुछ बताते। यहाँ पर ये लड़की यही बताती कि मेरी मम्मी का नाम नीतू है और मेरे पापा का नाम संतोष है, मैं रेल से आई हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। दोस्तों, उसके बाद ये लगातार अनाथ आश्रम में रहने लगते हैं और 2 साल का समय लगभग इनको वहाँ पर बीत जाता है। यानी कि राखी 8 साल की हो जाती है, बबलू 5 साल का हो जाता है। अब राखी को यहाँ से गाज़ियाबाद के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चे जो बड़े होने लगते हैं उनको दूसरे अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है। अब जो राखी होती है उसे गाज़ियाबाद शिफ्ट करने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर बबलू फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है कि मेरी बहन से मुझे जुदा मत करो। लेकिन यहाँ पर इनका जो कानून होता है वो इसी तरह का होता है, छोटे बच्चे अलग रखे जाते हैं, बड़े बच्चे अलग रखे जाते हैं, इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। धीरे धीरे करके कई साल का समय बीत जाता है। जो बबलू होता है उसे भी लखनऊ शिफ्ट कर दिया जाता है। 2017 आ जाता है, यानी कि 2010 में ये घर से निकले थे और आज इनको घर से निकले 7 साल हो जाते हैं। लखनऊ के अंदर ही एक नरेश पारक जी
होते हैं और जो बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं वो ऐसे ही बच्चों से मिलने जाया करते हैं, उनसे कई बार बातचीत किया करते हैं। और इसी तरह से नरेश पारख जी लखनऊ पहुंच जाते हैं और वहां जाकर जब इनकी मुलाकात बबलू से होती है तो बबलू इनसे यही कहता है कि मेरा इस जहां में कोई भी नहीं है, मेरी एक बहन है जिसका नाम राखी है, मुझे उससे मिला दीजिए। उसके बाद बबलू की बात पर यहाँ पर जो नरेश पारख जी होते हैं वो थोड़ा सा यकीन करते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरी बहन कहाँ पर है। फिर वो कहता है कि मेरी बहन को गाज़ियाबाद शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद जो नरेश पारख जी होते हैं अपनी टीम के साथ पूरी मेहनत करते हैं और गाज़ियाबाद पहुंच जाते हैं। गाज़ियाबाद से भी इस लड़की को दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और फिर वहां जाने के बाद नरेश पारख जी इस लड़की से बातचीत करते हैं कि तुम्हारा कोई भाई भी है। तो ये लड़की कहती है कि हाँ, मेरा भाई है बबलू, जो मेरे साथ ही अनाथ आश्रम में रहता था। तेरे माता पिता का क्या नाम है? उससे तमाम तरह की कोशिश की जाती है, उसे पूछा जाता है तो वो कहती है कि मेरी माँ का नाम नीतू है, मेरे पापा का नाम संतोष है। फिर उससे बहुत गहराई से पूछा जाता है कि तू कहाँ की रहने वाली है, तेरे घर परिवार का तुझे कुछ पता है? तो यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि मुझे बस इतना ध्यान है कि जहाँ से मैं बैठ कर आई थी वहाँ एक रेलवे स्टेशन है और उस रेलवे स्टेशन के पास एक लोहे का इंजन है। फिर जो नरेश पारख जी होते हैं तमाम तरह की कोशिश करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जो आगरा कैंट है वहाँ पर एक लोहे का इंजन है। अब ये तुरंत ही आगरा कैंट पहुँच जाते हैं और वहाँ से इधर उधर के जो थाने होते हैं उनमें सब में जांच करने लगते हैं। तो उन्हें पता चलता है जगदीशपुरा थाना में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी जो 16 जून 2010 को हुई थी। इसमें 2 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अब नरेश पारख जी उन बच्चों के बारे में डिटेल लेने लगते हैं, उनके माता पिता के बारे में डिटेल लेने लगते हैं। बच्चों के माता पिता की डिटेल निकालते हैं तो पता चलता है कि इनकी माँ का नाम नीतू होता है और उन्होंने यहाँ पर थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वो जगदीशपुरा थाना इलाके के एक एरिया में रहते हैं। वहाँ जाकर पता किया जाता है तो वहाँ तो वो किराए पर रहा करते थे, वो घर छोड़कर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर उस मकान मालिक से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें इन सब के बारे में पता है कि क्या नीतू कहाँ गई है, इसका जो पति है संतोष कहाँ गया है? तो संतोष के बारे में जब पता किया जाता है, जब इसके दोनों बच्चे निकल जाते हैं तो संतोष भी अपनी पत्नी नीतू को छोड़कर वहां से चला जाता है। के बाद नरेश पारख जी शाहगंज के लिए अपनी टीम को लेकर रवाना हो जाते हैं और जो राखी होती है वो एक चीज़ और अपनी माँ के बारे में निशानी बताती है कि उसकी माँ का जो गला है वहाँ से कुछ जला हुआ है, उसके गले पर एक जले का निशान है। दोस्तों उसके बाद जब नीतू के पास नरेश पारख जी पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे कोई 2 बच्चे थे वो गायब हो गए थे? तो एकदम से वो रोने लगती है और कहने लगती है कि मैंने कहाँ कहाँ उनको नहीं ढूंढा, मैंने उनके लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च किए, बाबाओं के पास भी गई, मैं इधर उधर भी गई, लेकिन कहीं से मुझे कोई पता नहीं चला। मैं उनके लिए 20,000 रुपये लोन पर लेकर भी उन्हें ढूंढने के लिए झारखंड तक चली जाती हूँ। लोग तो ये कहते थे कि लड़कियों को तो कोठे पर बेच दिया जाता है और बच्चों जो बेटा होता है उसकी किडनी को निकाल लिया होगा, उसकी आँखों को निकाल लिया होगा। मैं वहाँ पर इस तरह से घुटती रहती हूँ, मरती रहती हूँ। मेरी माँ भी इस सब में मेरा साथ देती है, मेरा पति मेरा साथ छोड़कर चला जाता है। दोस्तों उसकी दर्द भरी कहानी सुनने के बाद जो नरेश पारख जी होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुरंत ही अपना फ़ोन निकालते हैं और फ़ोन निकालकर वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल पर जो राखी होती है उसकी बात नीतू से करा दी जाती है और नीतू से जब राखी बातचीत करती है तो यहाँ पर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, दोनों बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। उसके बाद जो बबलू होता है उसे भी कॉन्फ्रेंस पे लिया जाता है, उससे भी बातचीत करा दी जाती है। दोस्तों तीनों की बातचीत होने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और दिसंबर 2023 में ये सब बातचीत चल रही होती है। 28/12/2023 को इन सब को मिला दिया जाता है। यहाँ पर मिलाने का जो मेन जो काम यहाँ पर उठाया था वो नरेश पारख जी ने उठाया था। यहाँ पर नरेश पारख जी को हम भी सलूट करना चाहते हैं जिन्होंने पिछड़े हुए परिवार को इस तरह से मिला दिया। एक माँ जो दर दर की ठोकरें खा रही थी उसको उसकी बच्ची और उसके बेटे से मिलाने का काम जो नरेश पारख जी ने यहाँ पर किया वो काम कोई देवता ही कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर नरेश पारख जी को बार बार सलूट करने का मन करता है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर
ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जब ये माँ और बेटी आपस में मिल रही होती हैं, बेटा भी साथ में होता है, तो इनका परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई देता है। नानी भी यहाँ पर पहुँच जाती है, तो दोस्तों पूरा परिवार एकदम खुशी खुशी मिल जाता है। आज वो सभी लोग खुशी खुशी अपने घर के अंदर रह रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप लोगों को ज़रा सी भी ये कहानी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियाँ हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद,